अस्सलाम वालेकुम। छोटे शहरों की बड़ी खबरों और बड़े शहरों के अहम इश्यूज़ के साथ प्रोग्राम दिन भर से मैं हूं ज़ैनब जतोई और मैं हूं ज़िशान बशीर। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम दिन भर में हमने पार्किंग माफिया की करप्शन और मॉनिटरिंग निज़ाम के ना होने की बात की थी, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद ने इन मसाइल का नोटिस लिया है और उनका कहना है कि पार्किंग साइट्स पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी और साइट्स को कंट्रोल रूम में मॉनिटर भी किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने फौरी तौर पर चीफ फाइनेंशियल ऑडिटर तैनात करने का भी फैसला किया। बिल्कुल, और हमारा काम है मुआशरती बिगाड़ को उजागर करना और आला हुक्काम तक मसाइल को पहुंचाना। इसी तरह आज की टॉप स्टोरीज शो में शामिल करते हैं। तुर्की और शाम में खौफनाक ज़लज़ला, मरने वाले अफराद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। 5000 से ज़ायद इमारतें मुतासर, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, कहीं सर्जरी का सामान नहीं तो कहीं मशीनें खराब, मरीज रुल गए। हुकूमत अवाम पर अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफे का बम गिराने को तैयार। सर दर्द, बुखार, दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे तुर्की और शाम में अफसोसनाक जलजले और हलाकतों की। वक्त गुजरने के साथ जामबहक अफराद की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जलजले ना सिर्फ दुनिया बल्कि पाकिस्तानी भी इस वक्त इन जलजलों की वजह से रंजीदा हैं। मलबे तले दबे अफराद बेघर होने वाली इंसानियत और दुनिया की मदद के मुंतजिर हैं। गाजी अंतप और अहाते एयरपोर्ट पर सिविल परवाजें मअतल कर दी गई हैं। तुर्की में इस वक्त जो हालात हैं उस पर तमाम दुनिया इस वक्त गमज़दा है, रंजीदा है और पूरी दुनिया से इमदादी कार्रवाइयाँ भी वो की जा रही हैं। इमदादी सामान तुर्की और शाम भेजा जा रहा है। अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उनके मुताबिक 4000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार चुके हैं इस ज़लज़ले के बाद तुर्किया में, जबकि शाम में जो हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 2000 से तजावुज़ कर चुकी है। इमारतों का मलबा उठाने का काम जारी है। इमदाद का सिलसिला जारी है तुर्किया में भी और शाम में भी। हुकूमत पाकिस्तान ने भी तुर्की में मुतासरीन के लिए अहसन इक़दाम उठाया है। पाकिस्तानी कौम हर मुश्किल घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है, जबकि तुर्किया हुकूमत ने मुल्क भर में 1 हफ्ते तक परचम सरनेगू रखने का ऐलान किया है। 13 फरवरी तक स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। तमाम तर इमदाद का सिलसिला ताहाल जारी है और मलबा जो इमारतों का है वो उठाया जा रहा है। नीचे से जिंदगी के आसार तलाश किए जा रहे हैं। एक जानिब तबाही है तो दूसरी जानिब मौसम की शिद्दत है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। बिल्कुल, और कितने लोग अभी मलबों के नीचे मौजूद हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ कर दिया है। इस बारे में जानेंगे। हमने तुर्की में हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद से रब्ता किया है, हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, बताइएगा क्या अपडेट्स है आपके पास? जी बिल्कुल, तुर्की में कल सुबह होने वाले होलनाक ज़लज़ले के बाद से लेकर अब तक 5000 से ज़ायद जो लोग हैं उनकी डेथ वाक़या हो चुकी है। सीरिया में ऑलमोस्ट 1500 के करीब लोगों की डेथ हुई, जबकि तुर्की में जो है 3500 से ज़ायद लोगों की डेथ हुई है। हमारे पास जो ताज़ा तरीन इत्तलात आ रही हैं, हो सकता है शाम तक जो है वो उसको कन्फर्म भी कर दिया जाए कि तुर्की में हलाक होने वालों की तादाद 4000 के करीब पहुँच चुकी है, जबकि जख्मियों की तादाद 16000 क्रॉस कर चुकी है। अब तक जो है वो 10,000 के करीब अफराद को मलबे तले से निकाल लिया गया है, जबकि सैकड़ों अफराद अभी तक मलबे के तले दबे हुए हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि मलबे तले से आवाज़ें आ रही हैं अभी तक, यानी इसका मतलब है कि लोग वहाँ पे जिंदा मौजूद हैं। मैं आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ कि इस वक्त तुर्की की 16,000 एक्सपर्ट जो रेस्क्यू टीमें हैं वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा 34 ममालिक से, दुनिया भर के 34 ममालिक से रेस्क्यू टीमें इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाकों में पहुंच चुकी हैं। अतीक अहमद, गुज़श्ता 24 घंटों में ज़लज़ले के 3 बड़े झटके बताया गया है कि महसूस किए गए हैं। इसके अलावा आफ्टर शॉक्स का सिलसिला तो जारी है। जो इमारतें मखदूश हो गई हैं, मुतासिर हुई हैं ज़लज़ले के बायस, और खुशकिस्मती से वो इमारतें अभी वहाँ पर मौजूद थी, क्या वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है ताकि खुदा न खास्ता अगर इमारत ज़मीन बोस भी होती है तो मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके? जी मैं आपको एक अपडेट देता चलूँ कि तुर्क हुकाम जो है उनकी मर्जी है कि शानली उल्फा शहर को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। मुमकिन खतरात के पेश नज़र शानली उल्फा शहर से लोगों को दूसरे शहरों में शिफ्ट भी किया जा रहा है, जबकि गाजियान्तप
کہ متاثرہ تمام علاقوں کو وہاں پہ جو لوگ بچ کے تھے زلزلے سے وہ ان میں سے نکال لیا گیا ہے. جو خستہ حال بلڈنگز بچی ہیں جن میں کریکس پڑے ہوئے ہیں وہ بلڈنگز خالی کرا لی گئی ہیں. جبکہ ترکی میں جہاں پہ زلزلہ آیا 10 بڑے شہر ہیں ترکی کے جہاں پہ زلزلہ آیا, اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو شیلٹرز میں جو ہے وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ لوگوں کو شیلٹرز میں جو ہے وہ رکھا گیا ہے. لیکن لوگ جو ہے وہ پختہ عمارتوں میں جانے سے ڈر رہے ہیں. اسکولز کی بلڈنگز میں, پولیس کی بلڈنگز میں اور سرکاری دفاتر کی جو بلڈنگ عارضی جو ہے وہ شیلٹر ہومز بنائے گئے وہاں پہ لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں. تاہم لوگ جو ہے وہ ٹینٹس میں اور جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں جو انڈور سپورٹس کے حوالے سے وہاں پہ لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, دیکھیے جنہیں بتائیے گا یہ جو ترک شہر گورنمنٹ خالی مقامی کروایا بلدیہ جا رہا ہے اس کے بعد ان لوگوں کو شیلٹر ہومز کہاں پر بنائے گئے ہیں, کہاں پر جو ہے یہ تمام تر سہولیات رکھی گئی ہیں تاکہ انہیں سردی سے بھی بچایا جا سکے؟ جی بالکل, میں آپ کو ترکی کے حوالے سے ایک چیز بتاتا چلوں کہ ترکی کے تمام جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ سپورٹس کمپلیکس ہوتے ہیں انڈور گیمز کے لیے, وہ مکمل طور پر کوورڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر پراپر ہیٹنگ سسٹم ہوتا ہے. تو عارضی طور پر لوگوں کی کوشش ہے ترک حکام کی کہ لوگوں کو ان جو سپورٹس کمپلیکسز ہیں, جو انڈور سپورٹس کے جو بڑے کلبز ہیں جن کے انڈور سپورٹس کی عمارتیں موجود ہیں, جو کم وزنی عمارتیں ہیں جہاں پہ دوبارہ سے گرنے کا خطرہ کم ہو, آہنی جو بلڈنگز ہیں وہاں پہ رکھا جائے. جبکہ کچھ لوگوں کو جو قریب ترین دیگر شہر ہے وہاں پہ بھی شفٹ کیا گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ ترکی کے دیگر جو شہر ہیں وہاں سے لوگ اپنی مدد کے تحت جو ہے وہ راشن خرید کر, گرم کپڑے خرید کر, کمبل, رضائیاں اور بستر خرید کر مقامی بلدیہ کے آفس میں جمع ٹھیک کراتے ہیں. اور مقامی عتیق, جو اس بلدیہ وقت ہوتی ہے یقیناً خاص امدادی شہر سامان پہنچانے کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے. اگر بات کی جائے عمارتیں جو ہیں, بہت ساری عمارتیں ہیں منہدم ہو چکی ہیں, ملبہ اٹھانے کے لیے ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. 45 ممالک ریسکیو آپریشن میں مدد کی اپیل کر چکے ہیں. کیا کوئی بیرون ممالک کے ریسکیو آپریشن میں مدد کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کی گئی ہے؟ جی بالکل, امریکہ سے ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ برطانیہ سے پہنچ چکی ہیں. برطانیہ کے علاوہ یورپ کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے ٹیمیں پہنچ چکی ہیں. آذربائیجان فرسٹ رسپونڈنٹ تھا. آذربائیجان سے کل ہی جو آذربائیجان کی فوج ہے وہ اور جو امدادی سامان ہے وہ لے کے جو آذربائیجان کے حکام ہیں وہ کل پہنچ آئے تھے. ایران کی ٹیمیں جو ہیں وہ اور عراق کی ٹیمیں جو ہیں وہ سیریا میں لگی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ رشیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی سیریا میں پہنچ رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا 130 جو ہے وہ طیارہ آج سامان کی پہلی کھیپ لے کے اور ریسکیو ٹیمیں لے کے جو ہے وہ آج ترکی پہنچا ہے. جبکہ جو ہے وہ پاکستان سے ہر روز کی بنیاد پر C-130 طیارہ جو ہے وہ امدادی سامان اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے امدادی ٹیمیں جو ہے وہ ترکی بھیجے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج یہ ایک اہم اعلان کیا ہے کہ پاکستان سے C-130 روزانہ کی بنیاد پر جو امدادی سامان ہے وہ لے کے ترکی پہنچے گا. عتیق یہ بتائیے گا کہ ادویات کی فراہمی کے حوالے سے اور اشیاء خورنوش کھانے پینے کا جو سامان ہے اس کی فراہمی کے حوالے سے تو کوئی مشکلات درپیش نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی قلت کا تو خدشہ نہیں ہے ابھی؟ جی اب اس لیے ابھی تک جو لوگوں کو بیسک پرائمری جو فوکس ہے گورنمنٹ کا وہ لوگوں کو نکالنا ہے وہاں سے. ہاسپٹلز میں وافر مقدار میں ادویات جو ہیں وہ فراہم کی جا چکی ہیں. ترکی کے جو دیگر ترکی چونکہ ایک انڈسٹریل سٹی ہے, یہاں پہ موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ یہیں پہ بنتی ہیں, یعنی باہر سے امپورٹ کرانا نہیں پڑتی ہیں. تو اس لیے ترکی کے پاس وافر مقدار میں دوائیاں موجود تھیں, ترکی کے پاس وافر مقدار میں کپڑے, گرم کپڑے موجود تھے. تو فوری طور پر چیزوں سے کام چلانے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن یہ چیزیں کافی نہیں ہیں. بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ زخمی ہیں, بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میڈیسن کے علاوہ جو گرم کپڑے, کھانے کی چیزیں اور یہ باقی جو چیزیں ہیں وہ لازمی چاہیے ہوں گی. اور دنیا بھر سے ابھی چیزیں جو ہے وہ پہنچنا بھی شروع ہو چکی ہیں ترکی میں. ٹھیک. اچھا عتیق, 51 رکنی پاکستانی ٹیم جو ہے لاہور سے استنبول پہنچی ہے اور پاکستانی طیارہ بھی وہاں پہنچ رہا ہے امداد کرنے کے لیے. بیرونی ممالک سے بھی امداد جو ہے وہاں پہ فراہم کی جا رہی ہے. ابھی کیا صورتحال ہے؟ 285 سے زائد آفٹر شاکس جو ہیں ہوئے ہیں, تو ایسے میں کیا اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے؟ لوگ وہاں پر اس وقت کس طرح خوفزدہ ہیں آفٹر شاکس کے بعد؟ تو ابھی کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جی بالکل, 285 کے قریب آفٹر شاکس آئے ہیں کل سے. کل کے 12 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا زلزلہ آیا تھا 7.8 کا, اور پھر شام کے وقت 7.6 کا جو ہے وہ دوسرا زلزلہ آیا. اس کے بیچ میں جو ہے وہ 200 کے قریب آفٹر شاکس آئے, جن کی تعداد جو ہے وہ
रिक्टर स्केल पे 6 पॉइंट से ज्यादा मिकदार थी वो 8 जलजले थे, 6 से ज्यादा, और 7 से ऊपर जो है वो 3 जलजले आए, 2 जलजले ठीक है, आए, सॉरी। इमदाद पहुंचाने तो का सिलसिला जारी है। तुर्की और शाम में खौफनाक जलजला आया है, मरने वालों की तादाद जो है वो 4000 से तजावुज कर गई है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे। यकीनन एक बहुत बड़ा जो है वो एक अलमिया है और बहुत बड़ा जो है वो सानिहा है जो कि तुर्की और शाम के लोगों को दरपेश है। दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला भी अभी जारी है और देखना ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल से निकलने के लिए, लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए अक़वाम आलम किस हद तक जो है वो तुर्की की और शाम की मदद करते हैं। बिल्कुल, और तुर्की और शाम में खौफनाक जलजले से लोग भी परेशान हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं पाकिस्तान में भी जलजलों के आने से मुतालिक अफवाहें सरगर्म हैं इस वक्त। गुज़िश्ता हफ्ते की बात करें तो 29 जनवरी को इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में 5.8 शिद्दत के जलजले महसूस किए गए, जब फरवरी को भी रावलपिंडी और गिरदोनवा में 6.3 शिद्दत का जलजला रिकॉर्ड किया गया और ये झटके चंद सेकंड तक महसूस किए गए थे। खुशकिस्मती से किसी जानी या माली नुकसान की इतलात अभी तक नहीं मिली। पाकिस्तान में जलजले की अफवाहों के बायस खौफो हिरास है, इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर जियोलॉजिकल रब नवाज चदर। जलजले कैसे आते हैं, क्या वजूहात बनती हैं, इस रिपोर्ट में आपने जाना। जलजलों के आने की तारीख बहुत पुरानी है। अगर बात करें तो तकरीबन 3000 बरस कबल 1177 कबल मसीह में चीन में जलजला आया था और उसके बाद कदीम तरीन रिकॉर्ड 580 कबल मसीह में यूरोप में और 464 कबल मसीह में यूनान में जलजला जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से जो है वो जलजले आने का सिलसिला जारी है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 2005 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलजला आया था और इसकी शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 87,000 से ज़ायद अफराद लुक़माए अजल बने थे। और इसी तरह से मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक वहाँ पर शहरों में जलजले आने के जो है वो सिलसिले इसी तरह से जारी रहते हैं। इंडोनेशिया की बात की जाती है कि वहाँ पर वो क्योंकि फॉल्ट प्लेट्स के ऊपर वाक़ है तो वहाँ पर ये जलजले बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन जिस तरह से तुर्की को और शाम को इस शदीद जलजले का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से ये अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं कि इस पूरे रीजन में, जिसमें तुर्की है, शाम है, तुर्कमानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है, ये तमाम तर ममालिक जिन फॉल्ट प्लेट्स पर हैं वहाँ पर जलजला आ सकता है। इस तरह की अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, जिसके बाद यकीनन लोगों में भी शदीद खौफ हिरास है। लेकिन बहरहाल साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो शायद अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है कि जलजले की कबल इस वक्त जो है वो प्रेडिक्शन की जा सके कि जलजला कब आएगा और इसकी शिद्दत कितनी होगी। लेकिन इस हवाले से साइंस का काम भी जारी है और जो जलजले आने के बाद की रिहेबिलिटेशन होती है यकीनन उससे भी जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बिल्कुल, रिपोर्ट से पहले ज़िशान हम बात भी कर रहे थे कि जब से शाम और टर्की में जलजला आया है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनकी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में भी उस तरह से जलजले आएंगे जिस तरह से एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद में जलजला भी आया था। जलजले के झटके महसूस किए गए थे इस्लामाबाद में और उसके गिर्द जितने भी इलाके थे। इस पर बात करते हैं, माहिर जियोलॉजिकल रब नवाज चदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलजले आने का कबल अज़ वक्त कैसे पता चलता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जानिब से लोग बड़े खौफजदा हैं। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि शायद अब पाकिस्तान में भी आगे जलजले आएंगे। जी बिल्कुल, इसके अंदर जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो क्योंकि पाकिस्तान दो बड़ी जो मेजर इंडो एशियन प्लेट्स हैं और इंडो गंगेटिक प्लेट्स हैं उनकी बॉर्डर पे वाक़ है। खासतौर पर पाकिस्तान का जो नजरन एरियाज है वो ना, और जहाँ तक हम डिजास्टर और हैजर्ड की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्योंकि एक वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर है और पाकिस्तान का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि यहाँ पर हमारे पास जो अर्थक्वेक्स हैं, खासतौर पर हमारे जो नजरन एरियाज हैं और हमारे जो माउंटेनियस एरियाज हैं, तो वहाँ पे इनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी कि हम इसको बिफोर द टाइम हम किसी अर्थक्वेक को हम पता कर सकें कि ये कितने टाइम के बाद, एग्जैक्टली कितने टाइम के बाद ये अक्कर होगा। तो लेकिन दुनिया के जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, एक चीज़ है कि हम इसके अंदर प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो हम ज़रूर अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या खासतौर पे हमारे पास जो अर्ली अवेयरनेस कैंपेन्स हैं हम उनको लॉन्च करके कर सकते हैं। या उसके अलावा हमारे पास जितने भी माउंटेनियस एरियाज है वहाँ पर किसी भी टाइप की जो कंस्ट्रक्शन है या कटिंग ऑफ माउंटेन्स है या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी रोड्स है, तो इस टाइप की जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हम वही अडॉप्ट कर सकते हैं। बट लेकिन हम इसको
अभी तक टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई भी ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बता सके। जस्ट हम इसको गेस कर सकते हैं बिफोर वन टाइम ना। रब नवाज साहब, सोशल मीडिया पर बहुत सी जो है वो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और ये भी कहा गया कि जी ये जो ज़लज़ला आया है टर्की में, शाम में, कुछ दिन पहले इसकी प्रेडिक्शन कहीं पर जो है वो कर दी गई थी। ये खबर भी सोशल मीडिया की जो है वो जीनत है और लोग इसको धड़ाधड़ शेयर भी कर रहे हैं। उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? मेरे ख्याल में जहाँ तक हमने अभी तक इसको स्टडी किया है, तो अभी तक इसके बारे में कोई बिफोर द टाइम जो इसकी एग्जैक्ट जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो नहीं है। इवन वो जो खबर जो है वो खबर के अंदर भी यही खदशात ज़ाहिर किए गए हैं कि ये खदशा है, तो लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट प्रिडिक्टेबिलिटी है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। और ये जो अभी पाकिस्तान के बारे में बताया गया है कि पाकिस्तान इसके साथ रीजन के जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आने वाले दिनों में ज़लज़ले के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जब हम जो काज़ फ़त्ह की बात करते हैं कि ज़लज़ले आते क्यों हैं, तो उसके अंदर एक बहुत जो सबसे जो फेमस थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर ये होती है कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं, कभी उनके अंदर कन्वर्जेंस होती है, कभी डाइवर्जेंस होती है, कभी लेटरल मूवमेंट होती है। तो किसी भी तरह से हमारे पास अब इसके अंदर दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ हमारे पास नेचुरल फैक्टर्स होते हैं और कुछ हमारे एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स होते हैं। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से आप हमारी जो वो प्लेट्स है, प्लेट्स की लोकेशन डिस्प्लेस होती है। तो वो जो प्लेट्स की लोकेशन जो डिस्प्लेस होती है तो उसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो अर्थक्वेक्स अकर करते हैं। और जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर हमारे जो माउंटेनियस एरियाज है, नदरन एरियाज है, वहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसके ज़्यादातर क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उसका जो रिलेशन डायरेक्ट है वो स्लोप के साथ है। तो हमारे वो वाले एरियाज जो कि हमारे पास स्लोप के ऊपर हैं या माउंटेन्स के अंदर हमारे पास स्टीप स्लोप पे है, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी तरह के मतलब के ना जो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज के एज कम्पेयर टू हमारे जो प्लेन एरियाज है वहाँ पे। ठीक सर, जिस तरह से अभी आपने बात भी की कि ज़लज़ले को पहले जज नहीं किया जा सकता कि ज़लज़ला आएगा और लोगों की जानिब से फिर भी प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि कोई इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि एक हफ़्ता पहले इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। अभी आपने बात की प्रिकॉशनरी मेजर्स की कि हमें कुछ ना कुछ इकदामात पहले से कर लेने चाहिए, जो भी हमारी ऐसी मुल्क में ऐसी इमारतें हैं जो खस्ता हाल हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें, अभी हमें क्या इकदामात जो हैं वो अलार्मिंग बेस पे कर लेने चाहिए पहले से ही? जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो दूसरे जो डिजास्टर्स हैं जस्ट लाइक द फ्लड है, तो फ्लड का हमें टाइम से पहले पता चल जाता है। ठीक है, और आपके के हवाले से हम जस्ट एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते कि ये एग्जैक्ट इस टाइम इतने टाइम पे इस दिन इस डेट को यहाँ पर जो है ना वो आपको एक अकर करेगा। इसके बारे में जस्ट एक प्रिडिक्शन होती है कि हो सकता है। तो वो जो प्रोबेबिलिटी है जो हो सकता है उस प्रोबेबिलिटी से तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये कि उस प्रोबेबिलिटी को जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है उनको हम कम कर सकते हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज को कम कर सकते हैं, उसके जो इम्पैक्ट है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि ताकि मिनिमम हमारा जो ह्यूमन या इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारा जो इकोनॉमिक लॉस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके रिडक्शन के लिए मुख्तलिफ हमारे पास इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जापान के अंदर फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है वहाँ पे। और बिल्डिंग्स जब भी हमारे पास जो हमारा जो सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास जोनेशनल प्लानिंग नहीं होती। तो फॉर एग्जांपल आप एक बहुत बड़ा सिटी डेवलप कर देते हैं, उस एरिया के ऊपर जो एरिया की जहाँ पर हमारे पास प्लेट्स की बाउंड्री होती है, तो हमेशा ज्यादा जो चांसेस होते हैं ज़लज़ले के वो वहाँ पे होते हैं जहाँ पर दो प्लेट्स की बाउंड्री आपस में बन रही होती है या वहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जेंस है, वहाँ पर डायरेक्ट डाइवर्जेंस हो रही होती है। तो इससे बचने की एक ही सूरत हाल है कि जब भी हमारे पास हम किसी भी तरह का कोई डेवलपमेंट कुछ स्कीम्स लेके आए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, हम कोई भी मतलब के ना हवाले से हम कोशिश नवाज साहब, ज़ेरे ज़मीन तब्दीली की आपने बात की है, ज़लज़लों की जो है ये फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन पूरी दुनिया की। अगर हम बात करें स्पेशली इस रीजन की, तो क्या ज़ेरे ज़मीन तब्दीलियाँ अब बड़े पैमाने पर वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं जिसकी वजह से ये ज़लज़लों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इस नेचुरल प्रोसेस के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास क्योंकि वो जो प्लेट्स की मूवमेंट है वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और वो कंटिन्यूसली बनता रहता है। फॉर एग्जांपल जब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ना, अभी तो प्रेडिक्शन ये भी है कि आने वाले कई सौ साल या डेकेड्स तक हमारे पास कोई और भी जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की को हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर सिंपल एक हमारे पास एक कॉन्टिनेंट था जिसको हम पेंजिया कहते थे। तो वो पेंजिया जो है उसके अंदर ये डाइवर्जेंस हुई और वो फर्दर जो कॉन्टिनेंट्स के अंदर वो डिवाइड हुआ। फिर वो जो हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स बने जैसे कि यूरेशिया कॉन्टिनेंट बना हमारे पास, ठीक है ना, और तो वो कॉन्टिनेंट्स आगे फर्दर बाइफरकेट हो गए। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसकी वजह से ये ज़लज़ले आते हैं। बहुत शुक्रिया जियोलॉजिकल एक्सपर्ट रब नवाज
चद्दड़ साहब हमारे साथ थे और जिस तरह से बता रहे थे कि पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि खुदा से दुआ करनी चाहिए कि सबको महफूज रखे, खुसूसन तुर्की में और शाम में जो ज़लज़ला आया है उसके बाद यकीनन वहाँ के लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये कुदरती आफात हैं और इस पे पहले कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो इस मंतक को जितना जल्द हो सके ख़त्म कर देना चाहिए। अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे सेहत की सहूलियात की अदम फराहमी की। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत पुरानी कहावत है कि सेहत हज़ार नेमत है। ये अंग्रेजी में इसी बात को यूँ कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मगर हमारे यहाँ इस बात पर कोई कान नहीं धरता। दुनिया भर में लोग अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हुकूमतों की भी लोगों को सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह होती है कि सेहत की सहूलियात जो हैं फराहम की जाएंगी लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। जी हाँ, हुकूमती सतह पर भी सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कोई इकदामात नज़र नहीं आते हैं। बेशुमार वबाई अमराज से हलाकत खेजी इस बात का मुँह बोलता सबूत भी है। हेपेटाइटिस, डेंगू, तपेदिक, मलेरिया, टाइफाइड और एड्स जैसी बीमारियां बड़ी तादाद में अमवात का बायस बनती हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर क्या सहूलियात दी गई हैं, इलाज की क्या सहूलियात हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पंजाब के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर हालत इंतहाई ख़राब है। मरीज़ों को ना तो अद्वियात मैसर हैं और ना ही दीगर सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं। बाज़ अस्पतालों में तो मरीज़ों को टेस्ट और ऑपरेशन के लिए भी कई महीने इंतज़ार करना पड़ता है। रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ गवर्नमेंट अस्पतालों में डायलिसिस मशीनें ख़राब पड़ी हैं। बिल्कुल, इससे मुतालिक मज़ीद जानेंगे, वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा सदाकत अली। सदाकत, बताइएगा क्या सूरत हाल है अस्पतालों की, मरीज़ और लवाहिकीन को किन किन मुश्किलात का सामना है? बड़े अस्पतालों में जहां सेहत की दीगर सहूलियात का फुकदान है, वहीं पर डायलिसिस मशीनों की कमी और उनकी ख़राबी जो है मरीज़ों को के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों से मरीज़ आते हैं, जिनमें आज़ाद कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी डिवीज़न के जो मरीज़ हैं उनका इन 4 अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, जिसकी वजह से मशीनें जो हैं वो अक्सर ख़राब रहती हैं और डायलिसिस उनके नहीं हो पाते। उनको लंबी तारीखें दे दी जाती हैं ताकि वो अपने डायलिसिस करवा सकें, लेकिन जब वो मरीज़ दूर दराज के इलाकों से यहाँ अपने वो वक्त जो उनको दिया जाता है उस पर यहाँ पहुँचते हैं तो पता ये चलता है जी कि यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन है वो ख़राब है और उनको फिर वापस जाना पड़ता है। और दीगर जो अद्वियात हैं डायलिसिस के दौरान वो भी इस हद तक महंगी हैं कि वो एक आम आदमी जो है उसको ख़रीद नहीं सकता, उसकी अप्रोच से बाहर है। मरीज़ों ने ये मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर रावलपिंडी के जो 4 बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर मज़ीद डायलिसिस मशीनों का बंदोबस्त करे ताकि मरीज़ जो है दूर दराज के इलाकों के वो आएँ और अपने डायलिसिस करवा के बआसानी जो है वो अपने घरों को सेहत याब होकर जा सकें। जी बिल्कुल, लोग दूर दराज से आ रहे हैं लेकिन मायूस होकर लौट रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का सिलसिला बरकरार है। जिना अस्पताल में ब्लड बैग्स की दस्तयाबी है और सेहत कार्ड की सहूलियात भी बंद कर दी गई हैं। इस हवाले से मजीद हम जानेंगे। लाहौर से सादिया मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत का सिलसिला जारी है। ब्लड बैग्स भी मैसर नहीं हो रहे। हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जो अभी अस्पताल से बाहर आए हैं, वो हमें ये सारे मामलात जो हैं वो बताएंगे। जी, जो दवाइयाँ महंगी हैं वो बाहर से लिख के देते हैं, बाहर से लेके आओ। अंदर जो वो नाली साफ़ करने वाली हैं, नाली लगाने वाली, वो भी पैसे मांग रही हैं। जो गार्ड है उन्होंने कल हमारी फ़ाइल, आज छुट्टी होनी थी, उन्होंने हमारी फ़ाइल गुम कर ली है, छुपा ली है। वो फॉर्म जहाँ पे हमने छुट्टी करनी थी ना, जिस पे वो उन्होंने छुपा लिया। अभी उसके लिए वो पैसे मांग रहा है। वो कह रहा है कि मुझे पैसे 4 दिन आप यहाँ पे रहे हैं, 4 दिन के हमें पैसे नहीं दिए हैं कोई भी आपने, उसके कोई पैसे दें हमें, आपको फ़ाइल मिल जाएगी। वो अभी जाकर वो नर्स से बात की, वो कह रही कि ये देने पड़ेंगे आपसे, कोई लाख रुपए तो नहीं, हमने मांग ली है। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद थे जो कि जिना अस्पताल में आए और उनका कहना है कि हमारे साथ जो है वो यहाँ पर हमें जो है वो कोई भी सहूलियत फराहम नहीं की जा रही। यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें, इवन IV ड्रिप्स तक जो है वो हम बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। ब्लड बैग्स भी हमें जो है यहाँ पर नहीं मैसर हो रहे। जी, सरकारी अस्पतालों में या तो सहूलियात नापैद हैं और अगर मिलती भी हैं तो वो इस काबिल नहीं हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लवाहिकीन भी शिकायतें करते दिखाई देते हैं। क्या कहना है उनका, आपको दिखाते हैं। नहीं मिल रहे मरीज वास्ते पूरे इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੰਗ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। दवाइयाँ भी नहीं इधर से मिल रही हैं, वो भी बाहर से परचेज़ करनी पड़ती है। इसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होता है जो अंदर से हो सकते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि फ़लाँ लैब से करवाओ। अल्लाह ताला इन हुक्मरानों का बेड़ा करे, इसने
गरीबों का जीना मुहाल कर दिया। ना ही अंदर से मेडिसिन मिलती है, ना ही टेस्ट वगैरह होते हैं, ना ही ब्लड बैग मिलता है। ब्लैक में दे रहे हैं और ब्लैक में ही ब्लड बैग मिल रहा है, कहते हैं बाहर से लेकर आएँ। जो बैग होता है ब्लड के लिए वो दस्तयाब नहीं है और मेडिसिन भी नहीं देते, और जो ट्रीटमेंट करते हैं वो भी इनके जो डॉक्टर बैठे इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, जो मरीज़ बंदा होता है वो वैसे ही परेशान हो जाता है। तो दूर से आते हैं ना, उनको इधर मैंने रोते हुए देखा है। ना कोई मशीन मिलती है, ना इधर कोई डॉक्टर अच्छा मिलता है। 2 मशीनें ख़राब है, ये है वो, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है बात हमारी। प्रॉपर सेटअप नहीं, प्रॉपर चेकअप करने के लिए इधर से उधर भगा रहे, उधर से इधर भगा रहे, अपने सर से हर बंदा उतार रहा है। एक टाइम पे यहाँ पे आके बंदा कहता है कि बेशक अल्लाह कोई प्यारा हो जाए, ऐसे हालात हैं। नाज़रीन, लवाहिकीन की ज़ुबानी आपने सुना कि उनको किन किन परेशानियों का सामना है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की जानिब से मिसबिहेव किया जाता है, दवाइयों की अदम दस्तयाबी है, जो टेस्ट अस्पताल से हो सकते हैं वो भी कहा जाता है कि बाहर से करवाए जाएं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सदर PMA हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लवाहिकीन की जानिब से, लोगों की जानिब से बड़ी शिकायत जो हैं वो करवाई जा रही हैं दर्ज। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि दवाइयों की अदम दस्तयाबी है, सहूलियात की अदम दस्तयाबी है। तो क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया। देखेंगे कि ये जो कोई नया मसला तो है नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब से कम हमने होश संभाली है, जब से एज अ मेडिकल प्रोफेशन हमने रखा है, और ये बड़ा आसान टारगेट होता है किसी हुकूमत के लिए भी, किसी इंतजामिया की खातिर के डॉक्टर्स को एज अ सेफ टारगेट आप उसके साथ। अब दवाइयों की फराहमी, डॉक्टर्स का वहाँ मौजूद होना, टेस्टों का होना, ये सब इंतजामी मामला जात हैं। इसमें डॉक्टर्स का कतई तौर पर भी कोई लेन देन नहीं है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसके अंदर मतलब एक आप अच्छे खासे समझते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपके नाजरीन भी इस बात को समझते हैं कि जब तक आप इसके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करोगे उस वक्त तक चीजें तो इम्प्रूव नहीं हो सकती। पाकिस्तान बदकिस्मती से दुनिया के अंदर तो है ही है, लेकिन हमारे खित्ते के अंदर भी लोएस्ट है, जो कि हमारा ग्रॉस मतलब यहाँ पे खर्च करते हैं GDP का, इट इज अबाउट 1.2% या 1.3%, विच इज अ मीगर नथिंग। जब तक कि यहाँ पे 6% अपनी GDP का हुकूमत और यहाँ पे हमारे अरबाब इख्तियार इसको खर्च नहीं करेंगे, किसी तौर से भी हमारी जो सेहत की सहूलियात है वो बेहतर नहीं हो सकती। लेकिन आसान है कहना कि जी डॉक्टर्स का रवैया अच्छा नहीं होता। मैं समझता हूँ जी, बिल्कुल दुरुस्त है, डॉक्टर्स का रवैया अच्छा नहीं है, लेकिन आप मुझे समझाइएगा कि अगर डॉक्टर ये कहता है कि भाई ये जो टेस्ट है, मैंने टेस्ट सिर्फ आपको लिख के ही देना है, इस टेस्ट को आपने करवाना है। टेस्ट अगर हॉस्पिटल से होता है, बिस्मिल्लाह अस्पताल से करवाइएगा। अगर अस्पताल से नहीं होता तो वो लिखने वाले एज अ क्लिनिकल डॉक्टर की ये जिम्मेदारी कतई तौर पे नहीं होती। अब ये सवाल पैदा होता है कि फिर जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी रियासत की है, जिम्मेदारी वजारत की है, जिम्मेदारी उस ब्यूरोक्रेसी की है जो बैठी हुई है, और वो सारे काम जिसको कि ये सारी प्लानिंग और सब चीजें ठीक करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि पूरे मुल्क की तरह और बाकी भी शोबा जात जैसे आप देखती हैं कि जो हाल है हमारा, इनडिफरेंट एटीट्यूड है, इनडिफरेंट किस्म के हमारे। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि जब से हमने होश संभाला है इसी किस्म के हालात हैं। क्या वजूहात हैं कि हुकूमतों की जो तरजीहात हैं वो कुछ और होती हैं? हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वो भी बहुत बुरी हालत में है, हेल्थ सेक्टर की बात करें तो उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। प्रायोरिटीज़ क्यों नहीं होती हैं गवर्नमेंट की? चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए वो अपने मफादात की खातिर काम करती है। सेहत की सहूलियात की हम बात कर रहे हैं तो आखिर क्यों फराहम नहीं की जाती? देखिए, एक तो आपने खुद ही ये कह दिया कि मतलब ये मेरे होश संभालने की, आपने भी जब से होश संभाली होगी यकीनी तौर पे आप यही कुछ देख रहे हैं। और इसके अंदर ये टू पॉइंट इट आउट कि क्या वजूहात है कि हमारे यहाँ ऐसा मसाइल होता है और लोग क्यों नहीं करते। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछ लें आया कि उनकी कोई सेहत की पॉलिसी है, यू विल फाइंड आंसर नो। सिर्फ और सिर्फ एक मतलब नारे हैं जिसके साथ कि हम सेहत की सहूलतें दे देंगे, हम सेहत को अच्छा कर देंगे, आम आदमी की दस्तरस तक हो जाएगा, हम और आदमी को हम जनाब मुफ्त सहूलियात फराहम कर देंगे। ये नारे हैं, दीज आर द स्लोगन्स। वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप देखें, और ये मैं जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अगर इनकी कोर किसी कमेटी के साथ देखें, एक वक्त था जबकि मतलब आई हैव टू से अबाउट इट कि शेख रशीद, पुराने शेख रशीद जो कि पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उनके साथ यहाँ पे एक हेल्थ पॉलिसी आई थी कि जिसके साथ हेल्थ पॉलिसी जो कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे सेहत के मसाइल थे उनको एड्रेस करने की खातिर थी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और सूबों के अंदर किसी किस्म की हेल्थ पॉलिसी नहीं है, किसी किस्म का कोई वे नहीं है। एंड मैंने पहले जैसे अर्ज किया, दैट इज द इनडिफरेंट एटीट्यूड।
और ब्यूरोक्रेसी की खातिर एक आज वो तामीरात के सेक्रेटरी होते हैं, दूसरे दिन पता चलता है कि जी वो सेहत के बड़े बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वो जो लोग लगाए जाते हैं, कम से कम पंजाब के अंदर जो मैं समझता हूँ कि वो जो लगाए जाते हैं, दे आर द वन के जिनकी ना तो एक्सपर्टीज है, ना उनके अंदर कोई ख्वाहिश है, वो नौकरी करते हैं। अब नौकरी करने वाले बंदे से ये तवक्को करना कि वो किसी निजाम को दुरुस्त करेगा, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी किस्म की। नोबडी आस्क अबाउट इट कि आप आए थे, आपने पैसे, हाँ इनके साथ ये बड़ा इनको पसंद होता है बातें कि जनाब अस्पताल बना दो, डॉक्टर साहब, यकीनन हमारा सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं खराब है। आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, आपने बड़ी बुनियादी वजूहात जो है हाईलाइट की हैं शो में। डॉक्टर साहब, हमने जब मरीजों से या लवाहिकीन से बात की ना, उनकी जानिब से ये कहा गया कि डॉक्टर्स का रवैया जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं होता। मैं इस चीज़ को दोबारा इसलिए बात कर रही हूँ कि ये बड़ी बुनियादी वजह भी है। ठीक है, सहूलियात की अदम दस्तयाबी है, ये चीज़ मरीज़ और लवाहिकीन नहीं समझ सकते, क्योंकि जो तबका गवर्नमेंट अस्पतालों में आता है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो इनको नरमी से ट्रीट करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? कोई हल निकाला जा सकता है इस चीज़ का? आपकी बात 100% दुरुस्त है, और मेरा एज डॉक्टर अशरफ निजामी और एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन वी आर डीपली कंसर्न। हमारे जाती रवैये, डॉक्टर के जो रवैये हैं उनको हमें रिविजिट करने की जरूरत है। और ये जो मतलब आई डोंट नो कि ये मुआशरे के अंदर ही जो आ गया, अभी आपने देखी है ना कराची की वो वीडियो के खातून जो है एक बारिश पुलिस वाले ऑफिसर को जब मतलब किस तरह से वो मतलब थप्पड़ी मार रही। हाँ जी। तो ये जो एक आ गया मुआशरे के अंदर, मरीज भी मतलब वो अके सताई किस्म के आते हैं। अब थिंक ऑफ मैम, अगर मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर 100-150 मरीज आएगा आउट पेशेंट्स के अंदर, क्या वजह हो जाती है कि यही हमारे डॉक्टर हजरात या हेल्थ प्रोफेशनल जो है शाम के वक्त जाते हैं तो बड़े हंस के बोलते हैं, व्हाट हैपेंस टू देम? द रीजन बीइंग एक तो उनके फाइनेंशियल मतलब उसके साथ होता होगा, और दूसरा मरीज इतने ही है तो बहुत भी बिजीएस्ट होगा तो 20 नहीं है तो 40 मरीज देख लेता होगा। लेकिन अगर 40, दिस ऑल इज नॉट अबाउट फाइनेंसेस। हमने मतलब रिक्वेस्ट की है हेल्थ मिनिस्टर जो भी पंजाब के आए हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, और उनको हमने लिख के ये दिया बाकायदा तौर पे एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हेंस आई होल्ड द मतलब इसका ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसमें हमने लिखा है कि ये मुमकिन नहीं 24-24 घंटे इमरजेंसीज हो और वहां पे रश हो और लोगों से हम तवक्को करें कि वो बड़ी खुश अखलाकी के साथ काम करेंगे। हमने उनको लिखा है कि ये मुमकिन नहीं कि आउट पेशेंट्स के अंदर इतना बर्डन और वहां पे एक ही डॉक्टर या 2 डॉक्टर, एंड दिस ऑल इज अबाउट द मिसमैनेजमेंट। इसमें मेरे नजदीक जो हमने कैलकुलेशंस करके भी समझते हैं कि ना तो हमारे पास डॉक्टर्स की तादाद इसमें कम है, ना कोई फाइनेंशियल इसके साथ ऐसा कोई आता है कि जिसके लिए रवैये, हमारे सबके रवैये ऐसे ही हैं, मतलब मेरे रवैये भी ऐसे होंगे, आपके भी, मतलब मैं आपको कह तो नहीं सकता, लेकिन एट लार्ज जो सोसाइटी के अंदर कहा जाता है, अगर हम उसके हवाले नॉट मतलब कि ऐसे करके हमारे यहाँ अंदर टॉलरेंस नहीं है। अब टॉलरेंस नहीं है और टॉलरेंस ना होने की वजह से वो मरीज भी ऐसे आता है, मरीज भी अब इस मुआशरे का हिस्सा है, और वो डॉक्टर, नर्स और वो जो पैरामेडिक्स। डॉक्टर साहब, रवैयों की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि मेडिकल प्रोफेशनल्स की जानिब से आए रोज़ जो है वो एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहता है, हड़तालों का सिलसिला जारी रहता है, और इसी वजह से मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसका कोई ऑल्टरनेट वे नहीं हो सकता कि हम बजाय हस्पताल बंद करके या एमरजेंसी को बंद करके या आउटडोर्स को बंद करके अगर एहतजाज करना है तो यकीनन इससे तो परेशानी बढ़ेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, लेकिन ये वो बात उस बाशऊर मुआशरे की है जहाँ पे आपको सुनने वाला हो, उस बाशऊर मुआशरे की है कि जहाँ पे बैठने वाले खुद समझते हो। आप जरा किसी के साथ राब्ता तो कीजिएगा। मतलब मुझे ये इल्जाम यहाँ रहता है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हवाले से कि चूंकि मैं स्ट्राइक कल्चर को पसंद नहीं, ना सिर्फ ये कि ना पसंद करता हूँ बल्कि उसके अगेंस्ट हूँ। अब हमें समझा जाता है कि जी मैंने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को किसी तरह से नीचे कर दिया, क्योंकि ये तो मतलब एक आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये कि मतलब एक इसके अलावा मेरे ज़हन में और कुछ नहीं आ रही कि इनको समझाने की खातिर मास व एजिटेशन की और कोई चीज नहीं है कि हमारे हुकाम बाला को सुनते हो। और दूसरी बात कि अपने राइट्स की खातिर हम समझते हैं कि अंग्रेज बादशाह जो एक बड़ा बाशऊर और सारी जहां से हम सारी एग्जांपल्स लेके आने को और कोट करने को भी बड़ी चीजें कहते हैं, तो अभी सबसे बड़ी वहां स्ट्राइक चल रही है इंग्लैंड के अंदर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। मैं लेकिन डज नॉट कैरी आउट दैट। मैं समझता हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो हुई थी, श्रीलंका के अंदर जो वहां के पोस्टमैन थे, जो रेलवे वाले थे, उन्होंने आके मुआशरे के अंदर आके खड़ा किया था कि डॉक्टर हजरात आप स्ट्राइक ना कीजिए, आपके लिए हम स्ट्राइक करेंगे, आपके लिए। बहरहाल मसाइल तो सभी को दरपेश होते हैं डॉक्टर साहब, और बहैसियत कौम हमें जो है वो बेहतरी की जानिब जाना होगा, और इसके साथ साथ जो हुकूमत से हमें शिकायत हैं यकीनन हुकाम बाला को भी चाहिए इस जानिब गौर करें, लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। बहुत शुक्रिया
डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब सदर PMA हमारे साथ थे। बिल्कुल, इसी के साथ लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी की जा रही है। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा करने का सोचा जा रहा है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे डॉलर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद किया जा रहा है और ऐसे में दवायाँ अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया जा रहा है। अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफा करके मरते गरीब अवाम और मरीजों पर एक और महंगाई का बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। अवाम इस कदर बोझ किस तरह बर्दाश्त करेंगे? इससे पहले गुज़िश्ता रोज अद्वियात साझेदारों ने LCs ना खुलने के सबब मेडिसिन की तैयारी का अमल बंद करने या अद्वियात महंगी करने का कहा था। जी हाँ, खुसूसन जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो जाए तो अवाम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। इंसुलिन की कमी दरपेश है। मुल्तान में इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही है। हमारे साथ हसान शेख मौजूद हैं मुल्तान से, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हसान बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ अद्वियात की फराहमी के हवाले से? मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में जो अद्वियात की जो किल्लत का सामना था वो अभी भी बरकरार है। आज तकरीबन 2.5 से 3 माह हो चुके हैं। जो शुगर कंट्रोल के मरीज़ों के लिए जो इंसुलिन इस्तेमाल की जाती थी वो अभी भी मुल्तान में दस्तयाब नहीं है। या आप निश्तर हस्पताल चले जाएं या शहबाज शरीफ DHQ हस्पताल चले जाएं, कहीं पे भी जो है वो इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। इंसुलिन के अलावा जो शुगर कंट्रोल की जो दीगर अद्वियात है उसकी भी किल्लत का सामना करना पड़ा है। जो दूर दराज के जो शहरी आते हैं वो सस्ती अद्वियात लेने के लिए यहाँ पर जो है मुफ्त इंसुलिन फ़राहम की जाती थी और अद्वियात भी जो है मुफ्त फ़राहम की जाती थी, लेकिन अब उनको जो है मेडिकल स्टोरों से महंगे दामों ख़रीदनी पड़ती है। यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि खुदारा जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो है अद्वियात की फ़राहमी को जो है यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। जी, हसान शेख हमें मुल्तान से आगाह कर रहे थे। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो भी सरकारी अस्पतालों में अब दस्तयाब नहीं है। महंगे दामों बाहर के जो मेडिकल स्टोर्स हैं, फार्मेसीज़ हैं, वहाँ से लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं और उनका ये कहना है कि उनका बजट डिस्टर्ब होता है, परेशानी में इजाफा होता है। अगर बात करें फैक्ट्रीज़ की, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की, उनका ये कहना है कि LCs ना खुलने की वजह से ख़ाम माल पाकिस्तान नहीं आ पाया, जिसकी वजह से अद्वियात की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें मुश्किलात दरपेश हैं और जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली मार्केट में जो अद्वियात हैं उनकी किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी, यकीनन ये एक बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बनने जा रही है। अगर LCs नहीं खोली जाती हैं, मैन्युफैक्चरर्स को अगर इस हवाले से सहूलियात नहीं दी जाती हैं तो यकीनन अल्टीमेटली जो आम आदमी है, जो एंड यूज़र है, जो मरीज़ हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 119 अद्वियात है जिनकी कीमतों में इजाफे का कहा गया था और इसके साथ ही साथ अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफे की तैयारी कर ली गई है। अवाम पर ये मजीद बोझ डाला जाएगा। गवर्नमेंट अस्पतालों में ऑलरेडी अद्वियात की किल्लत है। अद्वियात का कहा जाता है कि बाहर से लेकर अद्वियात लेकर आया जाए और वो गरीब आवाम के लिए इतना मुश्किल हो जाता है और अब इसमें ऐसे में अद्वियात को महंगा कर देना कितना मुश्किल हो जाएगा और ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मरीज़ और आवाम ऐसे में बड़े परेशान हैं। उनकी जानिब से पहले वो शिकवा कुनात है गवर्नमेंट से कि हमें अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर हुकूमत और गवर्नमेंट जो है इस पर कोई नोटिस ले, लेकिन अद्वियात की कीमतों में 300% इजाफे से अवाम को मजीद बोझ तले दबाया जा रहा है। इससे गुज़िश्ता रोज़ अद्वियात साझेदारों ने LCs ना खुलने के सबब मेडिसिन की तैयारी का अमल बंद करने या अद्वियात महंगी करने का कहा था। आने वाले प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात करेंगे। डॉलर की कीमतों में इजाफे की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी हो चुकी है और मेडिसिन जो होती है वो आपकी बेसिक नीड होती है। इंसुलिन की कमी है और इसके साथ साथ दीगर अद्वियात है जिनकी कीमतों को बढ़ा दिया गया है और इस तरह से अवाम को मज़ीद परेशान किया जा रहा है। सवाल ये है कि अवाम को कितना परेशान किया जाएगा, कितना बोझ उन पर मज़ीद लादा जाएगा। हर चीज़ महंगाई की ज़द में है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हों, चाहे वो अद्वियात हों, और उसके बाद जब अद्वियात मिलेंगी नहीं तो फिर क्या होगा? यकीनन जो मरीज़ हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी, मज़ीद परेशानियां होंगी। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। उनसे सवाल किया जाए तो वो ये कहते हैं कि हमें इस हवाले से जो है अभी गवर्नमेंट की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। LCs ना खुलने की वजह से खाम माल नहीं आ रहा और मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है स्टेट पर, गवर्नमेंट पर, हुकाम बाला पर जो, और वो इसके जवाबदेह हैं। अगर जवाब नहीं देंगे तो यकीनन फिर अवाम उसी तरह से सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपना हक मांगने के लिए वो हर नहज तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो हुकाम बाला हैं अगर वो इस पर नोटिस नहीं लेंगे तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। कोशिश करेंगे इस हवाले से आने वाले प्रोग्राम में ज़रा से बात कर सकें और जान सकें
کہ جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ہیں ان کی اصل مشکلات ہے کیا، اور اگر یہ ایلسیز نہیں کھلتی ہیں، خدا نخواستہ خام مال پاکستان میں نہیں آ پاتا ہے، تو پھر مریضوں کو کس قسم کی مشکلات کا، خصوصاً پاکستانیوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ عوام کے دکھوں کا مداوع کون کرے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔